अस्सलाम वालेकुम। कंपनसेशन मैनेजमेंट में जैसे कि हमने जो है चैप्टर शुरू किया था वेजेस थ्योरीज का, कि हम जो है डिफरेंट किस्म की वेज थ्योरीज को स्टडी कर रहे थे। आज हम उसमें जो है नेक्स्ट थ्योरी स्टडी करेंगे इकोनॉमिक थ्योरीज में, जिसमें जो है थर्ड वन थ्योरी थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या है, क्या कहती है, कुछ इसके असम्पशंस हैं और किस चीज पे बेस करती है। जैसे कि प्रीवियस सीरीज में हमने कहा था कि एक जो है सब्सिस्टेंस लेवल पे जिक्र करी थी, दूसरी जो है क्या करी थी डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पे फोकस कर रही थी। ये थ्योरी कहती है कि द जनरल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू वेजेस एंड दिस हैज कम टू बी नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। कि जो आपके पास क्या था कि जनरल थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, उसको जो है मजीद एक्सटेंड किया गया कि वेजेस के साथ, और इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। आप जो किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को देखते हो, थ्योरीज जो है आपकी क्या करती है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस तरीके से वेजेस को एसोसिएट करती है। So this theory has been studied assumes certain conditions to enumerate the concept of marginal productivity. This theory was developed by Phillips Henry, Wickstead, and John Bates Clark. According to this theory, wages are based upon entrepreneurs' estimate of the value that will probably be produced by the last or marginal workers. In other words, it assumes that wages depend upon the demand and supply of the labor. कि ये थ्योरी बेसिकली क्या थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की। उन्होंने कहा कि कितना जो है आपका जो मजदूर है, ठीक हो गया, वो कितना प्रोडक्टिव है, जितना आपके लिए प्रोडक्शन करता है, उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, उसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि आपका जितना बंदा जो है प्रोडक्टिव होगा, आप उसी के बेसिस पे क्या करोगे, उसकी मजदूरी को डिसाइड करोगे। जैसे प्रीवियस थ्योरी में हमने क्या कहा था कि हमने जो है जिक्र किया था कि आपके पास एक खास फंड्स होते हैं, ठीक हो गया। हमने जो है जब फंड्स का जिक्र किया तो आप क्या करते हो कि फंड्स का जो है हमने वहां पे अधूरी बात की थी। हमने कहा था कि फंड्स का जिक्र करेंगे, जितने फंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके मजदूर के दिन। यहाँ पे ये चीज क्या करती है, ये कहती है कि आपके पास जो है जितना आप जो है क्या करोगे कि 1 यूनिट ऑफ जो है एक्स्ट्रा लेबर को पुट करोगे, ठीक हो गया, आप उससे कितना एक्स्ट्रा गेन कर रहे हो। ठीक है, सो आपकी जो है क्या हुई सिंपल कि आपके जितना एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उससे आप कितना जो है ज्यादा गेन क्रिएट कर रहे हो, उससे ज्यादा कितना जो है अर्न कर रहे हो, कितना ज्यादा आप जो है अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हो। सो इसलिए ये थ्योरी जो है आपके किसने दी, फिलिप हेनरी ने दी, और इससे जॉन बेट्स ने जिस पे काम किया था यूएसए से था। तो एक इंग्लैंड का था, एक यूएसए का था। उन्होंने जो इस थ्योरी को इस तरीके से सेलिब्रेट किया कि उन्होंने कहा था कि आपकी ये थ्योरी क्या है, एंटरप्रेन्योर्स के एस्टिमेट है, क्यों क्या कि उनकी वैल्यू पे बेस करते हैं कि आपका एंटरप्रेन्योर जो है, जो वे मजदूर है, वो कितना एंटरप्रेन्योर है, वो कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना जो है आपके लिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और वो अगर जो है क्या करता है कि ज्यादा आपके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है, तो इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उसको इंक्रीज करोगे उसके जो है यूनिट को। लेट्स से अगर आपने जो है 10 मजदूर काम कर रहे थे, अब आपने 11 मजदूर लेकर आए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, तो अब आप क्या करोगे कि इस चीज को देखोगे कि कहां से किस चीज की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आपके पास जो है इस थ्योरी ने किस चीज का एज्यूम किया, बेसिकली डिमांड और सप्लाई और लेबर फिजिकल, कि अगर आपके पास जो है सप्लाई ज्यादा होगी या डिमांड लेबर की ज्यादा होगी, तो उसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्टिविटी को जो है बढ़ा सकते हो। So consequently, workers are paid what they are economically worth. The result is that employer has a larger share in profit as he has not to pay of the non-marginal workers. As long as each additional worker contributes more to the value, to the total value than the cost or wages, if it pays the employers to continuing hiring. ठीक है, कहता है कि सिंपली क्या है कि आपका जो है जो एम्प्लॉयर होता है वो तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, क्योंकि उसकी तो ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑपरेट कर रहा है। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा है तो वो अर्न भी ज्यादा करेगा। जब वो जो है अर्निंग ज्यादा कर रहा होगा तो इससे क्या हो जाएगा कि उसके जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जब उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएगा कि वो ज्यादा अर्न करेगा। और वो अपनी प्रोडक्टिविटी किस चीज के साथ देखेगा, एक तो उसके पास अपने जो है मजदूर मौजूद है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो है वर्कर लेकर आ रहा है, ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, ओवर टाइम पे कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पे करेगा। ठीक है, सो जितना जो है वो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा उनको पे करेगा और उनकी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, वो जो है मजीद लोगों को हायर करते जाएगा। और इसने क्या कहा, कहता है कि एज he has not to pay off the non-marginal workers as long as each additional worker contributes more to the total value than the cost of it. कि जितना जो है उसके लिए कॉस्ट नहीं बढ़ रही होती तो वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज करते जाएगा और उसको उससे बेनिफिट मिलता जाएगा। सो कहते हैं कि where this become uneconomic, the employer may resort to superior technology. It is said to be the most highly perfected and logically contributed theory of wages, and it is based on the economics.
This remains the best theory to explain the long-run wage levels of economic system as well as understanding of short-run wage determination within the firm. ये क्या कहता है कि ये क्या है कि सबसे ज्यादा जो है इसको थ्योरी को एक्सेप्टेबल समझा गया है, परफेक्ट समझा गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि आपकी जो है इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड, ठीक है, कि दोनों एस्पेक्ट्स जो है आपके देख रहा है, डिमांड को भी देख रहा है, सप्लाई को भी देख रहा है, उसी के बेसिस पे इसको चला रहा है कि जी जैसे हम क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने आपको जो है लास्ट टाइम भी कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि हम कहते हैं कि जी आपके पास क्या हो रहा है कि एक यूनिट और इंक्रीज करने से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, तो जब इसको जो है बेनिफिट ज्यादा मिल रहा होगा तो ये क्या करेगा, मजीद से मजीद जो है वर्कर्स को उस काम पे लगाएगा ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और जब वो क्या करेगा कि एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा तो उसकी जो है प्रोडक्टिविटी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या करता है, कहता है कि ये लॉन्ग रन के इसने जो है एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा कवर किया हुआ है, और इसीलिए जो है इसको बेहतर थ्योरी समझा जाता है, और इसको जो है शॉर्ट रन में कहता है कि वेज रेट डिटरमिनेशन इन द फर्म भी करता है, ठीक हो गया, कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपने वेजेस को एडजस्ट कर सकते हो। सो इसकी कुछ assumptions हैं, क्योंकि कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ अ परफेक्ट इकोनॉमी व्हिच आर एज अंडर्स, कि ये किस चीज पे बेस करती है कि आपकी इकोनॉमी जो है परफेक्ट होगी, किस तरीके से। पहली बात, होमोजीनियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके जो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे जो है होमोजीनियस होंगे, हेट्रो नहीं होंगे, क्योंकि एक जैसे होना चाहिए इनको। जब वो क्या होंगे कि एक जैसे होंगे तो तभी ये चीज जो है पॉसिबल होगी, ठीक है। दूसरी चीज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स सो मैनी दैट नो वन कैन कंट्रोल सप्लाई डिमांड, आपके जो है सप्लायर जो बायर्स और सप्लायर्स हैं उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इनकी इतनी ज्यादा हो रही होगी, सर्कुलेशन इतनी ज्यादा हो रही होगी, पैसे जो है ऑन हैंड, प्रोडक्ट्स जो है ऑन हैंड इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आप जो है उसकी सप्लाई डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्टेन फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ फैक्टर्स आपके पास फिक्स्ड होंगे, लोगों के पास जो है परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, आपके सारे के सारे रिसोर्सेज परफेक्टली इस्तेमाल हो रहे होंगे, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगेन जो है उन्होंने परफेक्ट नॉलेज का जिक्र किया हुआ है। फिर जो है उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स को रिपीट किया हुआ है, कहते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबिल होने चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए उनमें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द गाइडिंग फोर्स, ठीक है, और आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होनी चाहिए, वो उनके लिए जो है एज ए गाइडिंग फोर्स होनी चाहिए, ठीक है, कि उनके लिए जो मेन एम जो है उसका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी जो है इसको एप्लीकेबल होगी, तभी ये जो है पॉसिबल होगी थ्योरी, ठीक है। सो एनालिसिस करते हैं इस थ्योरी की, ठीक है। थ्योरी क्या कहती है, बेसिकली कहता है कि इट इज टोटली एम्फसाइज्ड डिमांड फॉर लेबर्स एंड सप्लाई ऑफ लेबर हैज नॉट रिसीव्ड इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्या कहता है कि इसने क्या कर दिया, कहता है कि इसने फोकस किया, कहता है कि जो है यहाँ पे आपकी जो है डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर्स पे जो है कंप्लीटली जो है आपको फोकस नहीं हुआ, इन पे इतना एम्फेसाइज जो टोटली लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, ड्यू टू इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक हो गया, कि इसको जो है इंपॉर्टेंस की वजह से जो है कहता है कि इट इज नॉट एम्फसाइज डिमांड फॉर लेबर्स एंड सप्लाई ऑफ लेबर हैज नॉट रिसीव्ड इट्स ड्यू इंपॉर्टेंस, कि उसकी जो इंपॉर्टेंस है वहां तक वो जो है उस लोगों ने इतना एम्फसाइज नहीं किया था। It was developed making assumptions about a firm operating in short run. However, it has been refined and has greater usefulness when applied to a long run. कि आपकी जो है ये assumptions जो इसने बनाई हुई थी ये ठीक हो गया शॉर्ट रन के लिए जो थी कि फर्म जो है वो बेस कर चला रही हो इन assumptions के साथ, लेकिन इसकी जो है ज्यादा यूजफुलनेस आपको कहाँ पे नजर आती है, लॉन्ग रन पे, जैसे हमने स्टार्ट में कहा। The theory, third one कहता है कि the theory can be used for the study of both for the micro and as well as macro level. When factors of production are presumed to be constant, it is applicable at micro level. When all the factors can be increased or decreased, it becomes operational at macro level. कि अगर आप जो है इसको माइक्रो और माइक्रो लेवल पे देखें तो क्या होगा कि आप फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शन है आप जो है उसको क्या करते हो, एज्यूम करते हो, ठीक है, कांस्टेंट रखते हो, तो फिर माइक्रो लेवल पे है। और जब आप सारे के सारे फैक्टर्स को जो है क्या करते हो, कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हो उसके इंक्रीज को, तो क्या हो जाता है कि कहता है कि व्हेन ऑल फैक्टर्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, जब आप सारे के सारे फैक्टर्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते हो, इसको जो है माइक्रो लेवल पे देखना चाहते हो, तो आपको जो है क्या करेगी, ये माइक्रो लेवल पे भी आपको आंसर करेगी। इसके बाद कहता है कि जस्ट लाइक सब्सिस्टेंस थ्योरी एंड वेज फंड थ्योरी, दिस थ्योरी आल्सो अटेम्प्ट्स टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेज लेवल ओनली, और इस थ्योरी ने जो है वेज लेवल पे काम किया हुआ है जैसे कि बाकी थ्योरीज ने काम किया था। दिस थ्योरी फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इज अनडाउटेडली crucially important concept for to practitioners, कि इस थ्योरी ने जो है प्रोडक्टिविटी पे काम किया, ठीक हो गया, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो किस तरीके से अपने जो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है, तो ये चीज जो है अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिशनर्स के लिए, जिस पे वो फोकस करना चाहते हैं। बाकी थ्योरीज की तरह इस थ्योरी पे भी जो है कुछ क्रिटिसिज्म्स हुई। पहला क्रिटिसिज्म क्या था, इन प्रैक्टिस द एम्प्लॉयर्स ऑफर वेजेस लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, in many cases the labor unions are able to bargain for wages higher than the marginal productivity of labor,
ये क्या है कि आपके पास जो मजदूरों को उससे कम पे किया जाता है जितना जो है वो क्या करते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है उससे जो है उनको क्या किया जाता है हमेशा कम पे किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है लेबर यूनियंस बनाई गई हैं और लेबर यूनियंस क्या करते हैं फिर इसको बार्गेन करती है ताकि उनको ज्यादा पे किया जाए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर से। सेकंड बात जो इसमें क्रिटिसिज्म हुआ था, कहता है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट व्हिच इज सेल्डम फाउंड इन प्रैक्टिस। ये क्या कि आपके पास जो है इसने क्या किया कि परफेक्ट कंपटीशन का जिक्र किया कि मार्केट में जो है आपकी परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। ठीक हो गया कि जब आपके मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा तो ये तब थ्योरी जो है तब एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन इस किस्म की सिचुएशन जो है बहुत ही रेयरली फाइंड की जाती है, कभी कभार ऐसी जो है सिचुएशन बनाई जा सकती है जहां पे परफेक्ट कंपटीशन हो। कहता है कि इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट मोर लेबर कुड बी यूज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज। और कहता है कि इसने ये जो assumption की हुई है कि लेबर को जो इंक्रीज किया जा सकता है ये हो गया कि सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको फैसिलिटीज भी तो बढ़ानी पड़ेगी अगर आप लेबर बढ़ाओगे, अदरवाइज जो है वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। तो ये आपके पास जो है दूसरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी थी। इसके अलावा जो है नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी है वो है इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस क्या कहती है? कहती है कि दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ग्लिलमैन फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्योंकि कि ये थ्योरी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को रिप्लेस करने के लिए आई हुई थी। Where marginal productivity theory is focused on the output of the labor, investment theory concentrates on the labor inputs. Another side of the same coin. हो गया कि उसने जो है क्या किया कि जो है आउटपुट का था कि प्रोडक्टिविटी पे जिक्र किया था कि आपका लेबर जितना प्रोडक्टिव होगा उसके बारे में जिक्र किया था। लेकिन ये जो थ्योरी आपके पास इन्वेस्टमेंट थ्योरी की आई वो क्या कर रही है, वो लेबर की इनपुट पे फोकस कर रही है। तो कहते हैं कि सिक्के के दो रुख होते हैं ना, ठीक है। सो वो उसने वन साइड का एक्सप्लेन किया था, ये क्या कर रहा है उसकी दूसरी साइड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। सो क्या प्रपोज करती है ये थ्योरी? दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज अ फंक्शन ऑफ हिज पर्सनल एट्रीब्यूट्स विद व्हिच द लेबर इज कंबाइंड। वर्कर एट्रीब्यूट्स इंक्लूड वैल्यूज, पर्सनैलिटी एंड फिजिकल एबिलिटीज। और इसने जो है किस चीज पे फोकस किया है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी किस चीज पे बेस करती है, आपकी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के फंक्शंस पे। ठीक है कि वो उसके जो है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खूबियां हैं। ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी पर्सनैलिटी वगैरह के बेसिस पे ही आपकी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। एक बंदा जो है क्या होता है, हमने क्या कहा उस बाकी थ्योरीज ने अज्यूम किया था कि सारे एक जैसे होंगे, लेकिन अगर सारे के सारे मजदूर एक जैसे होते तो फिर तो जो है बात ही खत्म हो जाती। लेकिन क्या है, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, उसकी एटीट्यूड है, वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है। तो उसके बेसिस पे जो है इस थ्योरी ने काम किया हुआ है। So कहते हैं कि in a sense, however, these attributes are reflected in education, training, and experience. Highly motivated, emotionally mature, and energetic individuals are essentially investment in productivity. ठीक है, और कहता है कि आपके पास जो है ये लेवल जो आपके पास चेंज हो रही है, एट्रीब्यूट्स जो चेंज हो रहे हैं, ये किस चीज से चेंज हो रहे हैं? जाहिर सी बात है, किसी के पास एजुकेशन ज्यादा होगा, किसी के पास एक्सपीरियंस होगा, जितना उसकी जो है वो ट्रेंड होगा वो उस काम को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेगा और बेहतर तरीके से कर सकेगा। क्योंकि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, हर बंदा जो है एक दूसरे से डिफरेंशिएट किस चीज के बेसिस पे करता है, लेवल ऑफ एजुकेशन पे कर सकता है, ट्रेनिंग पे कर सकता है, या उसकी एक्सपर्टीज पे कर सकता है। तो जो जितना जो है मेच्योर होगा, जितना मोटिवेटेड होगा, ठीक होगा और एनर्जेटिक होगा, वो उतना ही जो है क्या होगा आपके लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट होगी प्रोडक्टिविटी में। So the larger the investments possessed by the workers, the wider the geographic scope of the labor market in which he has the potential to participate. So he is highly mobile. Wages are related to mobility potential. देखिए, और कहता है कि आप क्या करोगे कि जितना आप जो है क्या करोगे, ज्यादा पुट करोगे, इनपुट पुट करोगे अपने वर्कर्स की तरफ से, आपकी जो है इनपुट आएगी, ठीक हो गया, उतना ही आपका जो है वर्कर बेटर पार्टिसिपेट करेगा। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करती है, आपकी ज्योग्राफिक स्कोप पे डिपेंड करती है कि आपकी लेबर मार्केट कैसी है, उनमें कितना पोटेंशियल है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये फैक्टर आपके पास क्या है, वो ज्यादा मोबाइल है। ठीक है, मोबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपके जो है हमने क्या कहा कि हर इलाके की अपनी कैपेसिटी होती है, हर बंदा जो है कि अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में लोग जो है वहाँ पे मजदूर कम है, लेकिन वहाँ पे जो है एजुकेटेड लोग ज्यादा। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए केबीके में तो मजदूर बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप पंजाब में जाओ तो वहाँ पे जो है मार्केटिंग साइड वाले बहुत ज्यादा है। तो हर जगह की अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली लोगों की जो है कैपेसिटीज होती है, पोटेंशियल होता है उसमें काम करने का। तो अगर हम इस थ्योरी को एनालिसिस करें इसकी, तो क्या कहती है थ्योरी? कहते हैं कि इस थ्योरी ने फोकस किया, पहली बात कहते हैं कि इट फोकस इज बोथ ऑन द सप्लाई ऑफ एंड द डिमांड ऑफ लेबर। इट एम्फसाइज वर्कर्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी। ये क्या कि इसने सप्लाई डिमांड दोनों का जिक्र किया और उसने जो मेजर फोकस किस पे किया, इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्टिविटी में वर्कर्स की तरफ से। इट एम्फसाइज इज ऑन शॉर्ट रन, इसका एम्फसाइज शॉर्ट रन पे है। इट एम्फसाइज द माइक्रो एक्सपेक्ट, और माइक्रो एक्सपेक्ट पे ही इसने जिक्र किया हुआ। ठीक है, कि इसने जो है जो कहा कि इन्वेस्टमेंट आपकी जो है ज्यादा होगी, प्रोडक्टिव होगा, तो वो जो है एक शॉर्ट रन के लिए जो है वो बंदा काम कर सकता है। थ्रू आउट जो फ्यूचर में क्या होगा उस पर इसने फोकस नहीं किया। ठीक है, माइक्रो लेवल पे इसको इकोनॉमी वाइज इसने नहीं देखा, फर्म लेवल पे इसको देखा है।
फोर्थ, इट ट्राइज टू आंसर वेज स्ट्रक्चर एज वेल एज द वेज लेवल। इसने स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया कि आप जो है उसके एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको पे करो, तो ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। और वेज लेवल भी उसी के बेसिस पे इसने डिफाइन किया। If wages are assumed to be a return on investment, logically one would assume that the larger the investment, the higher the wage. However, in practice, this will not be true always. Always implies seeks a number of other satisfactions from job, income being only one of them. ठीक है, ऐसा कहते हैं कि अगर आपने कहा कि आपकी जो है वेजेस का हमने जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे एज्यूम करते हैं, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि जब जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो वो वेज भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके जो है एम्प्लॉइज, हमने क्या कहा हुआ है कि वो सिर्फ जो है पैसों के लिए ही, फाइनेंशियल रिवार्ड के लिए खुश नहीं होते, बल्कि उनको कुछ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, वो अदर देन दैट कुछ बेनिफिट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं जॉब से। सो वो चीजें भी कंसिडर करनी होंगी। सो कहते हैं कि फर्दर द वेजेस डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इन रिगार्ड टू जॉब डिजाइन, एम्प्लॉयमेंट एंड ले ऑफ, एज दीस फैक्टर्स अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एबिलिटी टू पे। और इसलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप वेज डिसीजंस लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज आप बनाओगे इसके अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करोगे जॉब के साथ, ठीक है। कितना आप उसको पे करोगे, कैसे वो ले ऑफ करोगे उसको, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड है, और आपकी एबिलिटी टू पे पे डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर सकते हो, कितनी आप में कैपेसिटी है कि आप उसको पे करो। Generally stated, employment demand for labor is a function of primarily of demand for output and only several times removed. It is a function of wages, as wages affects cost prices demand employment. Despite its limitation, the theory can be tested empirically and has great value for practitioner. ठीक है, और कहता है कि इसमें जो है क्या हुआ, कुछ ना कुछ इसमें बातें आ जाती हैं, ठीक हो गया, कि आप क्या करते हो कि बेसिक फंक्शन इसका क्या है कि आप जो है डिमांड फॉर आउटपुट का जिक्र करते हो, ठीक हो गया। कुछ फंक्शंस जो आप इसमें से हटा लेते हो, जैसे आप जो है क्या करते हैं कि आप जो है जो वेजेस पे कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट को भी तो इंक्रीज कर रहे हो, जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ेगी, जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, उस पर आपकी जो है डिमांड में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें एसोसिएटेड चल रही है, तो आपको जो है इन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और ये इसकी जो है शॉर्ट कमिंग्स हो सकती है। लेकिन ये शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद फिर भी थ्योरी जो है आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, आप इसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी क्या कर रही है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रही है और आपको आइडिया दे रही है। सो यहाँ तक हमारी जो है ये इकोनॉमिक थ्योरीज थी जो हमने डिफरेंट तरीके से देखा, जो इकोनॉमी से पे बेस करती है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी स्टार्ट हो रही है वो है हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज, कि इन्होंने जो है मोटिवेशन साइड पे बहुत ज्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा कि आपके जो है एम्प्लॉइज क्या है, अगर वो मोटिवेटेड होंगे तो आप जो है ज्यादा अचीवमेंट गेन कर सकते हो, और उसके लिए आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉइज पे फोकस करोगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडर्न थ्योरीज जो है जिस तरीके से मॉडर्न होते गए, नए नए थ्योरीज आती गई, तो उन्होंने डिफरेंट एरियाज को देखना शुरू कर दिया कि सिर्फ यही चीजें नहीं है कि आप जो है फंड या जो है पेमेंट का जिक्र करो, बल्कि कुछ और भी ऐसे जो है उनके लिए मोटिवेशनल सोर्सेज होते हैं जिसपे आपको फोकस करना पड़ता है, और आप उसमें जो है क्या करोगे, अगर उन चीजों की जो है नीड्स को पूरा करोगे तो आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी आपके पास जो है मैस्लो की मोटिवेशनल थ्योरी है, ठीक है। अब्राहिम मैस्लो ने जो है ये थ्योरी दी हुई है। कहते हैं कि अब्राहिम मैस्लो इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। इसको जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, और इसको थर्ड फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को टच किया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इनकॉर्पोरेट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड साइको एनालिटिक साइकोलॉजी, ठीक हो गया, कि इसने क्या कर दिया कि इसने जो है साइकोलॉजी और साइको एनालिटिक जो है साइकोलॉजी दोनों जो है साइड पे फोकस किया, ठीक है। बिहेवियर वगैरह को स्टडी करने की कोशिश की, इसने जो है साइकी को देखा कि ह्यूमन की साइकी क्या है, उसको जो है देखने की कोशिश की कि ह्यूमन की जो है जिस तरीके से साइकी चेंज होती जाती है, उसकी जो नीड्स चेंज होती जाती है, उसके साथ साथ क्या हो जाता है कि उसकी जो है डिमांड्स और सारी की सारी जो है बाकी ख्वाहिशात भी चेंज हो रही होती है। सो कहते हैं कि बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और कहता है कि बिहेवियरिस्ट का क्या बिलीव था, वो कहते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर क्या है, वो कंट्रोलेबल है, ठीक है, और उसको जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं, वो जिस तरीके से एनवायरमेंट चेंज होता है उसके है फैक्टर्स भी चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, उसकी जो है बिहेवियर भी चेंज हो रहा होता है। Psychoanalytic जो है psychology is based on the idea that human behavior is controlled by internal unconscious forces, और जो आपके पास साइकोएनालिटिक जो है साइकोलॉजी जो थी उसने किस चीज पे फोकस किया, उसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंटरनल अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं जो उसको क्या करती हैं, चेंज करती रहती है, उसके नीड्स को चेंज करती है, उसको कंट्रोल करती है, उनकी जो है जो ख्वाहिशात हैं वो उसके साथ साथ चलती है, उसका बिहेवियर उसके साथ डिपेंडेंट होता है। So though he studied both behavioral and psychoanalytic psychologies, Maslow rejected the idea that human behavior is controlled by only internal external forces. Instead, Maslow's motivation theory stated that man's behavior is controlled by both internal and external factors. In addition, he emphasized that humans have the unique ability to make choices and exercise free will.
ठीक है, कहता है कि जैसे उसने कहा कि ये स्टडी जो है क्या करती है कि बिहेवियर और साइकोएनालिटिक साइकोलॉजिस्ट दोनों को देखिए। सो मैस्लो ने क्या कर दिया कि वन साइडेड जो है इसको बिहेवियर को देखना छोड़ के उसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर जो सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से नहीं इफेक्ट होती, बल्कि इसने क्या कहा कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कंट्रोल किसकी वजह से होता है, वो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर के साथ होता है, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी भी होती है कि वो खुद चॉइसेस बनाए और उसके पास फ्री विल होती है कि वो कैसे लाइफ को गुजारना चाहते हैं, वो किन चीजों पे फोकस करता है, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी जो है उसकी अपनी जो है इंटरनल एबिलिटी या कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो खुद चूज करता है कि उसको क्या चीज उसके लिए बेहतर है, क्या चीज उसके लिए बेहतर नहीं है। सो कहता है कि मैस्लो शो लिटिल इंटरेस्ट इन एनिमल एंड लेबोरेटरी स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। He chose instead to collect data for his theories by studying outstanding individuals. His study led him to believe that people have certain needs which are unchanging and genetic in origin. और इसने जो है क्या किया कि बाकी थ्योरिस्ट की तरह जो है एनिमल्स पे टेस्टिंग नहीं किया, लेबोरेटरी में जो है टेस्टिंग नहीं किया ह्यूमन पे, बल्कि इसने क्या कर दिया कि डायरेक्टली जो है कुछ जो है इंडिविजुअल्स लिए जो आउटस्टैंडिंग जो है थे, ठीक हो गया, उनके पे ऊपर स्टडी किया, उन्होंने देखा कि उनकी जो है कुछ इंसान के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो तमाम इंसानों के अंदर कॉमन रहती है, चाहे वो जैसे जैसे जो है वो स्टेजेस से गुजर रहा होता है, वो उसकी जो है वो नीड्स भी उसी के साथ साथ चेंज हो रही होती है, वो उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे जैसे वो उस लेवल की तरफ आता है उसके वो वांट जो है अराइज होना शुरू हो जाते हैं। सो दीज नीड्स आर सेम इन ऑल कल्चर्स एंड आर बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, कहता है कि आपके जो है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली ये सारी की सारी जो है कल्चर वाइज भी देखें तो ये सारी की सारी एक जैसे ही होती है। ठीक है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है उनकी थॉट चेंज होती जाती है, आप जो है एज के साथ साथ आपकी जो है वो ख्वाहिशात की तरफ अंदर आना शुरू हो जाते हैं। Maslow described these needs as being hierarchical in nature, meaning that some needs are more basic or more powerful than others. As these needs are satisfied, other higher needs emerge. और इसने क्या कर दिया, इसने कहा कि आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है इसने पैरामिड शेप में डिजाइन कर दिया, इसने कहा कि आपकी जो है जैसे जैसे आप जो है लेवल्स चेंज होते जाते हैं, आप इस हायरार्की में ऊपर जाते जाते हैं, आपकी जो नीड्स पूरी होती जाती है, तो आपकी जो है लेवल चेंज होता जाता है और आप दूसरी नीड्स की तरफ जाते हैं। जैसे कि सिंपल मैं आपको कह दूं कि अगर एक बंदे को भूख लगी है, वो खाना खा लेता है, तो खाना खाने के बाद जो उसकी कोई और ख्वाहिश पैदा होगी, जब वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो कोई और ख्वाहिश पैदा होगी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक शायर ने भी कहा है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, क्योंकि ऐसी ख्वाहिशें बहुत कम निकली। तो उसी तरीके की बात है कि जो है ह्यूमन जो है एक स्टेजेस के साथ चल रहा होता है, हायरार्किकल चल रहा होता है, कि जैसे जैसे उसकी एक एक नीड पूरी होती जाती है वो दूसरे लेवल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो है उसका पैरामिड था जो इसने स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, क्या कि थ्योरी जो इसने थी आपको, मैस्लो ने मोटिवेशन थ्योरी पैरामिड वाइज डिजाइन किया। ठीक है, कि उसने पहली चीज क्या कही कि आपके जो इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है, ठीक है, कि जो क्या होती है कि बेसिक होती है, जैसे भूख और आपका जो है प्यास होगी, फिर जैसे ही वो पूरी हो जाती है तो फीलिंग सेफ एंड सिक्योरिटी की नीड्स आपकी आना शुरू हो जाती है, आप अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, जब वो नीड आपकी पूरी हो जाती है तो आप सोशल नीड्स की तरफ आते हो, आप रिलेशनशिप अपनी फ्रेंडशिप और इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब वो चीज जो है आपकी पूरी हो जाती है तो आप सेल्फ स्टीम नीड की तरफ आ जाते हैं कि फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। अब आप जो है थोड़ा सा मुतमईन फील करते हो कि हाँ मैं अब जो है एक अच्छे लेवल पे आ चुका हूँ। लास्ट स्टेज जो इंसान की होती है वो क्या है कि जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल। आपको तब अपने कंप्लीट स्किल्स का पता चल जाता है और आप क्या करना शुरू कर देते हो, अपने स्किल्स को बेहतर तरीके से इम्फेसाइज करना शुरू कर देते हो। तो इन चीजों को जो है किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, कहता है कि जी बैचलर की जो हमने हायरार्की कही तो 5 स्टेप्स पे चल रही है। पहले हमने क्या कहा कि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, कि जैसे आपकी जो है भूख हो गया, ये हो गया, थर्स्ट होगी, स्लीप होगी, कि आपको जो है खाना चाहिए होता है, 2 वक्त का खाना मिले या 3 वक्त का खाना मिले, आपको सोने के लिए जगह चाहिए होती है, आपको जो है साफ पानी चाहिए होता है। जैसे आपकी ये नीड पूरी हो जाती है तो आप चाहते हो कि आपको जो है सिक्योरिटी हो, प्रोटेक्शन हो, आप जो है घर में रहें, आपको एक मकान होना चाहिए जहाँ पे आप जो है चारदीवारी के अंदर अपने आप को फील करो सिक्योर। जब आपके पास घर वगैरह आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, सोशल नीड्स की तरफ जाते हो, आप जो है फ्रेंडशिप्स की तरफ जाना शुरू कर देते हो, आप जो है लव की तरफ जाना शुरू कर देते हो, आप जो है शादी की तरफ जाना शुरू कर देते हो। तो इन रिलेशनशिप्स की तरफ आपकी एक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आपकी जो है शादी वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या करते हो कि अब जो है कहता है कि दीज स्टीम नीड्स की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे डिजायर फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अचीवमेंट एंड रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन। अब आप चाहते हो कि मेरी पहचान बने माशरे में, मैं जो है पहचाना जाऊं, मेरी अपनी जो है एक खास शख्सियत होनी चाहिए इस सोसाइटी में। फिर उसके बाद जब जैसे ही आप जो है इस चीज को अचीव कर लेते हो तो आप क्या करते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किया जाता है, कि दिस इज अबाउट द डिजायर टू डेवलप एंड रियलाइज योर फुल पोटेंशियल टू बिकम एवरीथिंग यू कैन। और फिर आप चाहते हो कि बस मैं ही मैं हो जाऊं और मैं जो है सबसे ऊपर आ जाऊं, और आप जो है उसके ऊपर आने की कोशिश करते हो कि मैं जो है बस हर जगह सिर्फ मैं ही हूँ,
मेरी जो है सारी ख्वाहिशात पूरी हो, मेरे पास जो है सब कुछ दुनिया का होना चाहिए। तो इंसान इसी तरीके से चलता है। अगर हम अपनी लाइफ को देखें तो क्या होता है कि हम जो है जब स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पे हमारी ख्वाहिश क्या होती है, बेसिक जो एजुकेशन हासिल करें। ठीक है, जॉब की हमें पहले मिलती है तो हमें पहली जॉब में ये ख्वाहिश होती है कि जी हमें इतने पैसे मिले कि हम उससे अपनी जरूरत को पूरा करें। जब आपकी ज़रूरत पूरा होनी शुरू हो जाती है, बेसिक नीड्स, तो आप कहते हो कि अब मेरे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है क्या करते हो, शादी का सोचते हो, शादी के बाद फिर बच्चों का फ्यूचर का सोचते हो, और इस तरीके से आप जो है ऊपर एक स्टेजेस वाइज लाइफ में जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी कॉमन होती है। जैसे इसने जो है कहा कि ह्यूमन की जो है साइकी जो है चेंज होती जाती है। तो तमाम जगहों पे देखे जिसके लिए जो सोच हो वो इसी तरीके से स्टेप्स के साथ चल रहा होता है। इसके बाद कहता है कि मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जो इसने नीड्स की हायरार्की के बारे में जिक्र किया। ठीक है, कहते हैं कि मैस्लो बिलीव दैट ह्यूमन बीइंग have a strong desire to reach their full potential. In his own words, a man desire for self-fulfillment, namely the tendency for him to become actually in what he is potentially to become everything that one is capable of being. ये क्या कि वो जो है जब आपके अपने जो है ऊपर की तरफ लेवल की तरफ आ जाता है तो वो अपने आप को जो है बिल्कुल सुपीरियरिटी की तरफ लाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपने फुल 100% जो है एफर्ट्स पुट करूं और मैं क्या करूं कि अपने आप को एक ऊपर लेकर आ जाऊं, बिल्कुल जो है टॉप पे मैं आ जाऊं। तो उसके लिए वो अपने जो है फुल एफर्ट्स लगाना शुरू कर। सो कहता है कि हम जो है इस थ्योरी को अंडरस्टैंड किस तरीके से करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग मैस्लो नीड हायरार्की, कि नीड की हायरार्की को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो कहता है कि दैट टू अंडरस्टैंड मैस्लोज थिंकिंग इट्स वर्थ नोटिंग सम ऑफ द मेन असर्शंस। ठीक है कि कुछ असर्शंस उसने बताई। क्या है कि ब्रॉडली as one set of need is met, the next level of need become more of a motivator of to an individual। कि जैसे आपकी एक नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी नीड आपके लिए जो है वो क्या हो जाती है, अराइज होना शुरू हो जाती है और आप उसको अचीव करने की कोशिश करना शुरू कर जाते हैं, आप उसके पीछे हो जाते हो। सेटिस्फाइड नीड इज नॉट अ मोटिवेटर। और जो आपकी नीड पूरी हो जाती है वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं रहेगी। लेट्स से आपको गाड़ी चाहिए थी तो आप जो है कोशिश कर रहे थे कि मैं गाड़ी खरीद लो, उसके लिए जो है आपको ये एफर्ट्स कर रहे थे। जैसे ही आपने वो गाड़ी खरीद ली, आपकी जो नीड फुलफिल हो गई। अब आपके लिए वो जो है गाड़ी और सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं रही, अब आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ और होगा। अब आप उसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दोगे। So only unsatisfied needs motivation an individual. We have an innate desire to work our way up to the hierarchy, pursuing satisfaction in higher order needs. ये क्या सो कहता है कि आपकी जो है अनसेटिस्फाइड नीड्स ही हैं जो आपके लिए क्या हो सकती है, मोटिवेशन का सोर्स हो सकती है। और वही आपके अंदर ख्वाहिशात पैदा करती है कि आप जो है हायरार्की वाइज ऊपर से ऊपर चले जाते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टिमुलेट अ डिजायर फॉर मोर ड्यू व्हाट मैस्लो एक्सप्लेन एज पीक एक्सपीरियंसेस। कि आपके पास जो है जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हमने जिक्र किया, जब आप बिल्कुल फुल पीक पे आ जाते हो तो वहां पे आपकी जो है क्या आ जाता है कि डिजायर मोर हो जाए, ज्यादा होना शुरू हो जाती है चीजों की, और आप जो है अपने आप को पीक पे लाने की कोशिश करते हो। तो ये आपके पास मैस्लो की थ्योरी थी जिसने क्या कर दिया, आपको जो है बेस दी मोटिवेशन बताया कि इंसान जो है इसी चीजों के लिए कोशिश करता है। और जब आप जो है पे लेवल और इन चीजों को देख रहे हो तो आप उनके उसी चीज को देखोगे कि किसके पास कितनी कैपेसिटी है, किस चीज को अचीव कर चुके हैं और वो अब मजीद किस चीज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आपके पास जो है मोटिवेशन की थ्योरी थी। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।